गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑलराइट। तो अगस्त तक का देखो करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज सितंबर का स्टार्ट करेंगे। आपको गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। उसमें जुलाई तक का तो कंप्लीट करंट अफेयर्स है। अगस्त में कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं जो मैंने डिस्कस कराए थे, बस अभी वो फाइनल पीडीएफ अपलोड नहीं करी है। ठीक है, तो आज वो अगस्त वाली पीडीएफ भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो ये मानो अगस्त 2022 तक के आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। आज थोड़ा बहुत शोर शोर मिल सकता है साइड में, धमाके वगैरह आपको फील हो सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर आज करवा चौथ का त्योहार है, तो इस वजह से पटाखे वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको प्लीज बियर करेंगे। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं सर सितंबर का करंट अफेयर्स अपना। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। रिसेंटली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सेलिब्रेटेड इट्स विच एनिवर्सरी सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। देखो नाम से पता चल रहा है, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो दवाएं वगैरह होती हैं उनकी प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये काम करता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी। तो कुल मिला के सवाल यही है कि एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को बने हुए सर कितने साल हो गए। ठीक है, बेसिक सवाल ये है। तो चलिए सर तुक्का मारना शुरू करिए जल्दी से। हाँ जी। ऑप्शन बी 50 साल। 50 साल थोड़े से ज्यादा बता दिया आपने। 25 ईयर्स हो गए सर, एनपीपीए को कितने साल हो गए? 25 ईयर्स हो गए। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स एंड प्राइसिंग अथॉरिटी 1997 में बना था। ठीक है, किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? ठीक है, तो एनपीपीए की मिनिस्ट्री में बड़ा कंफ्यूज रहता है, कई बार हमें लगता है कि ये सर दवाइयों से रिलेटेड है, तो हो सकता है हेल्थ मिनिस्ट्री हो। जबकि फार्मेसी से रिलेटेड है, केमिकल्स होते हैं उसमें, और केमिकल से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अगर ये फंसेगा तो मेजोरिटी जनता इसमें बहकेगी। तो एनपीपीए किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो ड्रग्स के प्राइस हैं उन्हें रेगुलेट करना। जैसे एक लिस्ट बनती है, नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, एनईएलएम। तो उस लिस्ट में ऐसे ड्रग्स रखे जाते हैं, ऐसी दवाइयां रखी जाती हैं, लाइक जैसे फीवर की हो गई, या डायरिया हो गया, या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी की हो गई, जो जनरली आम आदमी यूज करता है मेडिसिन। ठीक है, तो उनके प्राइसेस को रेगुलेट करती है ये बॉडी। क्योंकि अगर हर दवा, हर एक जो मैन्युफैक्चरर है अपने हिसाब से दवाइयों के प्राइस रखने लगेगा, तो हो सकता है कल आपको फीवर की दवा भी नॉर्मल रेट में ना मिले। तो फीवर की दवा पैरासीटामोल इतने सस्ते में बिकती है, या कई ऐसी दवाएं हैं जो काफी कंपैरेटिवली कम रेट में बिकती हैं। तो उसका रीजन यही है कि इसका प्राइस रेगुलेट करके रखा जा रहा है। ठीक है, फ्री मार्केट में इसका प्राइस नहीं चल रहा है। तो इसका प्राइस कौन रेगुलेट करता है सर? इंडिया में नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी फिक्स करके रखती है। ठीक है, तो लिखा भी, इट वाज मेड टू फिक्स और रिवाइज prices of controlled bulk drugs and formulations and to enforce price and availability of the medicines in the country under the drugs price control order। ठीक है सर, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी किसके अंडर आता है?
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेट ए नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस। ठीक है, अभी 100 मीटर एक रेस हुई थी, तो नेशनल रिकॉर्ड किसने क्रिएट करा अभी हाल फिलहाल में? तो नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है 10.25 सेकंड में 100 मीटर्स अचीव करने का, तो किसने किया है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर तो आपको पता होगा। गुड इवनिंग ताचिंग। हाँ जी सर, इसका आंसर तो मैं मान के चलता हूँ पता ही होगा आपको, जल्दी से बताइए सर। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है सर, ये पता होना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अम्लन बोर्गोहेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अम्लन बोर्गोहेन। अम्लन बोर्गोहेन कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? आसाम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड है 10.25 सेकेंड्स में 100 मीटर का। ठीक है, तो 10.25 सेकेंड्स में 100 मीटर का ये नया रिकॉर्ड है। तो ये अभी एक टूर्नामेंट हुआ था रायबरेली में, इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें बनाया है ये। हाँ, ये तुक्का सही है कि 25 लाए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर 25 होगा। हाँ, ये लॉजिक एग्जाम में भी काम आएगा कि अगर मतलब एग्जाम 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 9:03 हो रहे हैं, मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Recently, which of the following states has announced to set up biodiversity heritage sites at बोरजुरी एंड हजोंग लेक? ठीक है, इन नाम से तो समझ गए होंगे कि बोरजुरी और हजोंग लेक आपका बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो इनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। देखो, जिस तरह से सरकारें नेशनल पार्क बनाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती हैं, इसी तरह से एक और बॉडी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, वो भी सरकारें क्रिएट करती हैं अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज की जो वेराइटीज आपको अगर किसी एरिया में देखने को मिलती है, तो इस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर देते हैं अगर वहां की स्पीशीज को कुछ इन्वायरमेंटल डेंजर होगा इन दैट केस। तो यहाँ से सर एक चीज तो कंफर्म है कि ये बोरजुरी और हजोंग लेक तो सर आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं? आसाम में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट ने अनाउंस किया होगा? ऑब्वियसली आसाम ने अनाउंस किया होगा। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की अगर मैं बात करूं, तो अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, the state government in consultation with local bodies may notify the areas of biodiversity importance as biodiversity heritage sites। ठीक है, तो देखो हमने एक कानून बनाया है, जैसे एक पहले कन्वेंशन साइन हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस कन्वेंशन की एस्पिरेशंस को, इस कन्वेंशन में जो हमने शपथ ली थी, जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए हमने कानून बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, तो सारी कहानी कहाँ से शुरू होती? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन थी, उसे फॉलो करने के लिए हमने 2002 में कानून बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और ये कन्वेंशन कब साइन हुई थी? 1992। तो 10 साल बाद हमें याद आया कि ऐसा कुछ हमें काम करना है, तो 2002 में हमने इसके लिए कानून बनाया। तो जब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कानून बनाया, तो इसका जो सेक्शन 37 था, उसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी कि वो लोकल बॉडीज के साथ कंसल्टेशन करके किसी भी लोकल एरिया को, अगर वो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं।
अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं और हमें लगता है कि ये खतरा इनको इंडेंजर हो सकता है, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो कम हो सकती है, तो वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उस लोकल एरिया को हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी एरिया हो सकता है, जमीन का एरिया लाइक टेरेस्ट्रियल एरिया हो सकता है, कोस्टल एरिया हो सकता है, इनलैंड वाटर मतलब कोई नदी का पानी हो सकता है, मरीन वाटर मतलब कोई समंदर के सी वाला पानी हो सकता है, जहां पर भी रिच बायोडाइवर्सिटी हो और उस एरिया में जिस भी स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन आ रहा हो, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट उन लोकल बॉडी के साथ कंसल्टेशन करके उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ऑल राइट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो लास्ट क्लास में आपको याद होगा अगस्त के करंट अफेयर्स में हमने बात करी थी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, इंडिया की तरफ से कौन जीत के आया था, ये सारी बातें हमने करी थी। ठीक है, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो किसने जीता था, नाम बताइएगा इंडिया की तरफ से। तो इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, ये क्वेश्चन है। नेट प्रॉब्लम कर रहा है? तो लाइट वगैरह भी नहीं आ रही क्या वहाँ पे? जनरली तो लाइट ना होने से नेट का प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी सर, तो इंडिया वॉन टोटल हाउ मेनी मेडल्स इन द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2002 2022 इन सोफिया बल्गारिया? बताइए सर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज 12 नहीं है सर, क्यों मेडल कम कर रहे हो, 16 है। ठीक है, तो मेडल कितने, 16 मेडल जीत के आए हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गोल्ड मेडल किसने जीता है, अंतिम पंगल ने जीता है। ठीक है, तो ये नाम पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे? लास्ट क्लास में मतलब पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में ये नाम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो गिनते जाओ कितना है, एक गोल्ड हो गया, सिल्वर कितने हैं, सोनम मलिक ने जीता है, प्रियंका ने जीता है, प्रिया मलिक ने जीता है, तो 3 तो इधर सिल्वर मेडल हो गए विमेन्स फ्री स्टाइल में। मेंस फ्री स्टाइल में देखो एक सिल्वर मेडल, तो कितने टोटल सर, 4 सिल्वर मेडल हो गए, तो एक गोल्ड मेडल आया और 4 सिल्वर मेडल हो गए, 5 हो गए, बाकी क्या बचे, ब्रॉन्ज हो गए। ब्रॉन्ज में ये देखो ये 3 इधर और 2 2 4 2 6 3 6 9 2 11, तो 11 सर आपके क्या हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, तो टोटल 16 मेडल्स जीते हैं। अब सबके नाम नहीं ध्यान रखने, बस अंतिम पंगल का नाम ध्यान रखिएगा बिकॉज शी हैज वॉन द गोल्ड मेडल। ठीक है, तो एक गोल्ड आया है हमारे पास अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो वो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। आप भी जानते हो, देखो ये भी यूडीसी का पेपर आया था, स्पोर्ट्स से 2 सवाल आए थे, और मजे की बात ये दोनों इस बार कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यही आया था कितने मेडल्स जीते, और मेडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट ओलंपिक नेक्स्ट कॉमनवेल्थ किधर होने वाला है। ठीक है, तो यूडीसी में भी ये भी स्पोर्ट्स से देखने को मिल गए। लास्ट यूडीसी में भी 2 क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, 2 टूर्नामेंट दिए थे, टूर्नामेंट के विनर्स के नाम पूछे थे। ठीक है, तो घूम फिर के कम से कम जनरल तो यही देखा जा रहा है कि 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के तो तय हैं आने आने, और वो सब आपके नोट से ही आते हैं। ठीक है, ग्रीको रोमन क्या है, ग्रीको रोमन इज अ टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक होती है रेसलिंग में जिसमें आप
पैर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बाकी टेक्निक्स में क्या है, पैर का यूज करके आप सामने वाले को गिरा सकते हो, लेकिन इसमें पैर का यूज फॉरबिडन होता है, ठीक है। तो ग्रीको रोमन इज अ टेक्निक, इसमें जो पैर पैर से जो पैर टकराने वाला जो काम होता है ना, वो फॉरबिडन होता है, ठीक है। हज गया थी भाई, क्लियर है। ऑलराइट सर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वेल वेल वेल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब पीछे जाना। तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब पिछले 75 साल में इंडियन बैंकिंग का एक तरीके से इतिहास लिखा है इसमें, ठीक है। तो बताइए इसका ऑथर कौन है इस किताब का। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। करेक्ट आंसर बताइए सर। ओके, ए और बी में कंफ्यूजन है। करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर आशुतोष राराविकर, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर आशुतोष राराविकर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन्स व्हिच हैव रिसेंटली बीन सेट अप बाय द इंडियन रेलवेज at railway stations of the Mumbai division to convert water vapor in the air into potable water। बताइए सर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन्स व्हिच हैव रिसेंटली बीन सेट अप by the Indian Railways at railway stations of the Mumbai division to convert water vapor in the air into potable water। मतलब कितनी मजेदार बात है सर कि एटमॉस्फेयर में पानी कैसे होता है, वेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हमें तो सर पीने के लिए लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो ये मशीन क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से जो वेपर है उसको लाएगी, कंडेंस करके लिक्विड बना के पिला देगी आपको, ठीक है। तो ये जब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बारिश के महीने में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगी। तो मशीन का नाम पूछ रहा है सर। वेल बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज मेघदूत, ठीक है। तो मशीन का नाम क्या है, मेघदूत। तो यहाँ ये हार्वेस्टेड फ्रॉम एयर लिखा भी है, पानी कहाँ से लाएगी, एयर से लाएगी और उसे फिल्टर करके आपको पिला देगी। तो इसको वैसे मशीन का नाम तो मेघदूत है, बट साइंटिफिकली इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। इट इज अ डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम एम्बिएंट एयर, ठीक है। तो कौन सी प्रिंसिपल यूज होता है, कौन सी साइंस यूज होती है, साइंस ऑफ कंडेंसेशन यूज होती है। उससे क्या होता है, आपका वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली रेजिडेंट्स इनसाइड द विलेज ऑफ अचनकमार टाइगर रिजर्व गॉट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स तो किनको मिला ये, अचनकमार टाइगर रिजर्व के अंदर जो जंगल्स हैं उनमें रहने, अचनकमार टाइगर रिजर्व में जो गांव है उसमें रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनको मिला है ये राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। तो ये जो टाइगर रिजर्व है, सवाल सिंपल सा यही है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में है। दिल्ली में पॉल्यूशन है, लेकिन हाँ, वो मशीन के अंदर भी फिल्टर्स लगे होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो वाटर वेपर को फिल्टर करने के साथ साथ उन पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर लेगा। तो वो पार्टिकल्स फिल्टर आउट कर देते हैं, तो दिल्ली में भी ये मशीन खूब चलेगी।
हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आसान है, अशनकमार टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए। अरे भैया छत्तीसगढ़ है, ठीक है, कहाँ पर ये छत्तीसगढ़ है। जो मेरे से पढ़े वो अपने नोट्स जाके देखें, आपकी नोट्स में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में लिखो, आपके पीडीएफ में ही है, अशनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो सर बेसिक सवाल तो सबसे पहला ये आता है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो बेसिक सवाल तो सर ये आता है कि फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे किसी एरिया को आपने नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, अब उस एरिया में जो कुछ लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, जो आपने उस नेशनल पार्क के नाम पे कंजर्व कर रहे हो, तो आप उन विलेजर्स को परमिशन ही नहीं दे रहे हो कि वो उन पेड़ों को यूज कर सकें, जबकि थे तो उन्हीं गांव वालों के वो पेड़। और यहाँ पे गांव वालों को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी उनके ये पेड़ थे, लेकिन हमने क्या करा, कंजर्व करने के नाम पे उनसे ये पेड़ छीन लिए। अब वो इन पेड़ों का क्या करते, सर ये पेड़ ना उनके लिए रिसोर्स थे, तो इसको कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो एक मिनट रुकिएगा बस, एक मिनट बस। हाँ, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, तो जो आपने पार्क कंजर्व कर रहे हो, उस कंजर्व में मिलने वाले जो फॉरेस्ट हैं, उस फॉरेस्ट से मिलने वाला जो रिसोर्स है, रिसोर्स मान लो कि जैसे पेड़ से आप लकड़ी यूज कर सकते हो, और उस फॉरेस्ट से निकलने वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पे जो वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं जनरली उनका अधिकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ एरिया हैं जहां पर उनको ये राइट दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका पेड़ वाला जो रिसोर्स है, पेड़ से मिलने वाला जो उन्हें प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, उसे तो कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। और इस अधिकार को क्या कहते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, ठीक है। तो इसके लिए देखो कानून है हमारे पास, एक कानून है, लंबा नाम अगर देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, लेकिन शॉर्ट में इसको कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो ये कानून बनाया ही इसीलिए गया है कि जो जंगलों में विलेजर्स होते हैं और वो वहां पे जो रहने वाले होते हैं, वहां पे लोकल रहने वालों को अधिकार दिया जा सके, ताकि वो उस फॉरेस्ट को एज ए रिसोर्स यूज कर पाए, ठीक है। तो ये कानून का काम यही यही है, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो अगर उनको ये अधिकार दे दिया गया कि आप ये फॉरेस्ट यूज करो, तो इसका मतलब वो अपने तरीके से उस फॉरेस्ट को मैनेज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस फॉरेस्ट को कंजर्व भी करेंगे, ठीक है। तो community forest resource rights along with community rights which include nistar rights and rights over non-timber forest products ensure sustainable livelihoods of the community। तो ये राइट्स मिलने से सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, उस कम्युनिटी के लिए एक लाइवलीहुड का जरिया बन जाता है, वो वहां से निकलने वाले फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच के अपना गुजर बसर कर सकते हैं, ठीक है। और देखो बहुत छोटे छोटे आप शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में जाओगे तो वहां पर एलपीजी नहीं है, तो वो लोग सर सिंपली क्या यूज कर रहे हैं, वो लोग सर सिंपली आपका
एलपीजी यूज नहीं कर रहे हैं, वो लोग इन्हीं पेड़ों की लकड़ियां यूज करते हैं। ठीक है, तो वंस ये राइट रिकॉग्नाइज हो जाते हैं अगर किसी कम्युनिटी के, तो जो फॉरेस्ट की ओनरशिप है वो उस कम्युनिटी के पास चली जाती है। और उस कम्युनिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सर? उस कम्युनिटी की ग्राम सभा, उस विलेज की ग्राम सभा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर किसी कम्युनिटी के राइट्स रिकॉग्नाइज हो गए, ठीक है, अगर किसी कम्युनिटी के राइट्स रिकॉग्नाइज हो गए तो फॉरेस्ट की ओनरशिप किसके हाथ में चली आएगी? उस एरिया की ग्राम सभा के हाथ में। अदरवाइज वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको मेंटेन करता है, बट अब कौन मेंटेन करेगा सर? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा, सॉरी ग्राम सभा मेंटेन करेगी। तो ग्राम सभा बिकम्स अ नोडल बॉडी फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब ग्राम सभा अपने हिसाब से उस फॉरेस्ट को कंजर्व करेगी, यूज करेगी। तो कुल मिला के जैसे कोई मान लो कोई उनकी कोई लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो सकती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, वो अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। तो जहां जहां पर भी, अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है, वो अगर अपने स्टेट में किसी विलेज को जो किसी फॉरेस्ट में आता हो उनको फॉरेस्ट रिसोर्स राइट देना चाहे तो दे सकते हैं। तो जहां जहां भी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उन्होंने क्या करा, उस एरिया के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटी के हाथ में भेज दी हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से उस फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? अगर आ रहा है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। क्लियर है ना सर? ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी 2021 में यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। ठीक है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा आपको इसमें से। तो क्वेश्चन ये था, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज अ नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, यानी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने वाली कौन सी बॉडी है? ठीक है, सेंट्रल लेवल पे फॉरेस्ट राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट या ट्राइबल अफेयर्स? ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, अगर ये नहीं पता है ना तो इसमें तुक्का भी नहीं लगता है। क्योंकि देखो, कंजर्व करने की बात चल रही है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी लगती है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट राइट की बात हो रही है तो सर विलेज है तो रूरल डेवलपमेंट भी हो सकती है, ग्राम सभा को राइट दिए जा रहे हैं तो पंचायती राज मिनिस्ट्री भी हो सकती है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी हो सकती है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें तुक्का नहीं चलता है। बट फिर भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है सर, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है। ठीक है सर, किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स की है। चलो सर, इसी बात पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Recently, which of the following companies has announced to build India's first and one of the world's largest carbon fiber plant? इनमें से कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने जा रही है? तो कार्बन फाइबर प्लांट में क्या होगा सर? कार्बन फाइबर को मैन्युफैक्चर करेंगे। कार्बन फाइबर क्या होता है? तो एक तरीके का मटेरियल है, जैसे आपका स्टील है उसी तरह से ये भी एक मटेरियल है। अभी देखते हैं क्या होता है, कार्बन फाइबर की खासियत क्या है। तो अभी ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो कार्बन फाइबर की सबसे बड़ी जो प्लांट है वो कौन लगाने जा रहा है? सर सब काम अडानी जी कर रहे हैं तो ये भी वही कर रहे होंगे।
नहीं, सब काम अडानी जी नहीं कर रहे हैं, कुछ काम उन्होंने अंबानी जी के लिए भी छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये काम आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है, ठीक है। तो कार्बन फाइबर प्लांट कौन लगाने जा रहा है? आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लगाने जा रही है। तो सर ऐसी क्या जरूरत आ गई रिलायंस इंडस्ट्री को, इन्हें कौन सा प्रॉफिट दिख गया कार्बन फाइबर में? देखो कार्बन फाइबर, इसको ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? ग्रेफाइट फाइबर भी कहते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसमें दो खासियत है, एक तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, और इनका जो वेट है वो बहुत कम होता है। अभी तक इस तरह का जो मटेरियल हमें मिला था वो था एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम भी इतनी स्ट्रेंथ हमें नहीं दे पाता है जितना ये कार्बन फाइबर दे देता है, ठीक है। तो इसमें ये इस तरह के मटेरियल की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रहती है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे मटेरियल जो स्ट्रेंथ है लेकिन वेट भी कम है। फॉर एग्जाम्पल जब कार मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो कार की बॉडी बनाने के लिए हमें ऐसा ही मटेरियल ढूंढना होता है जिसमें मजबूती तो हो लेकिन वेट उस उतना ही कम हो। तो इंडिया में क्या होता है, जो कई सारी कंपनीज है, कंपनीज लाइक जैसे हुंडई, मारुति, वो क्या करती हैं, वेट पे ध्यान देती कि वेट कम रहे। वेट कम रहेगा तो गाड़ी का माइलेज ज्यादा होगा, कस्टमर ज्यादा खरीदेगा। वो स्ट्रेंथ से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं मटेरियल के। तो इसीलिए कभी देखना कि मारुति की गाड़ी ये हुंडई की गाड़ी कभी टक्कर खाए तो बिल्कुल मतलब श्रिंक हो जाती है, ऐसा लगेगा बिल्कुल इंजन से भी छोटी गाड़ी हो जाएगी, ठीक है, इतनी बुरी तरह से भिड़ती है। बट कुछ कंपनीज हैं जो इस पे ध्यान देती हैं। इंडिया में तो इतना कल्चर नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी को कंसर्न लिया जाए। बट हाँ, टाटा इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दिस फील्ड, ठीक है। तो उनकी जो सेफ्टी रेटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। तो ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए या और भी जैसे एरो स्पेस है, तो वहां पर ये मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, जहां पर हमें स्ट्रेंथ भी चाहिए और वेट भी कम चाहिए, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील है, ठीक है। और बट ये स्टील से हल्का है, तो ये आइडियल मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल बनेगा कई सारे पार्ट्स के लिए। तो इसलिए कार्बन फाइबर आने वाले टाइम में फ्यूचर है हमारा, ठीक है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर यहाँ तक लग रहा है कुछ फायदा हो रहा है सीख के, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी अपने कलीग्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठाएं। देखो ज्ञान बट रहा है तो लपेटते जाओ, है ना, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। गामी जी कह रहे हैं रिलायंस वाले थोड़ी ना घाटे का सौदा करेंगे, बिल्कुल सही बात है। नहीं, रिलायंस वाले क्या, कोई भी जो ट्रू बिजनेसमैन जो भी होगा वो घाटे का सौदा नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, एक्सपोर्टिंग एट स्केल एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम आर वाइटल टू हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, ठीक है। ग्लोबलाइज से लोकलाइज का मतलब क्या है? वही मतलब आत्मनिर्भर भारत को घुमा फिरा के कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लोकली मैन्युफैक्चर करो, ग्लोबली उसको सेल करो, ठीक है। मतलब अगले चाइना बनना है हमें। लोकली हम मैन्युफैक्चर करेंगे और दुनिया भर में उसको सेल करेंगे, तो लोकली प्रोडक्ट बनेगा और ग्लोबली वो बिकेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है वो किस सेक्टर से रिलेटेड अभी निकाली गई है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या स्टील से रिलेटेड है? तो ग्लोबलाइज टू लोकलाइज ये रिपोर्ट सर किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर या स्टील? बहुत बढ़िया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत बढ़िया, ठीक है।
और जिन्होंने टेक्सटाइल्स का उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नया सीखा जो उन्हें नहीं पता था। ठीक है, देखो दोनों चीज़ों में फायदा, अगर आता है तो अच्छी बात है, आपको आता है, नहीं आता तो और अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है, डबल फायदे हैं आपके, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, एक संस्था है इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबलाइज टू लोकलाइज। ठीक है, तो पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इंडिया को बहुत आगे ले जाने वाले हैं हम आने वाले दिनों में। टेक्सटाइल में ऑलरेडी हम काफी आ गए हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर। टाइगर हिल पाकिस्तान ने हमसे खींच लिया था, ये कारगिल वॉर की कहानी है। ठीक है, टाइगर हिल की कहानी कारगिल वॉर की कहानी है। तो कारगिल में टाइगर हिल हमसे छीन लिया गया था, फिर बाद में इंडियन आर्मी ने वापस से उसको रिकैप्चर किया, टाइगर हिल को। ठीक है, तो टाइगर हिल को रिकैप्चर करने में कई सारे सोल्जर्स थे, उसमें से एक सोल्जर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिनको परमवीर भी मिला है। तो ऑब्वियसली बात है, वो जिन्होंने कहानी लिखी वही इस किताब के कौन होंगे, ऑथर होंगे। तो आपको इस किताब का कौन बताना है सर, ऑथर बताना है। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अपने कंट्री में लोकलाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी का भी एक रीज़न है, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना क्या कर रहा है, यूएसए में जो आपका सिस्टम्स मदरबोर्ड चिप सेट भेज रहा है, उसमें इंटरनल ऐसी चिप लगा के भेजता है जिससे वो उस चिपसेट से सारी जानकारी रिट्रीव कर सकते हैं। अब उससे होगा क्या, वो मान लो चिपसेट अमेरिका के किसी इम्पोर्टेंट ऑफिस के कंप्यूटर में लग गया, तो उससे उनकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और जब अमेरिका के साथ ऐसा हो सकता है तो सर इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो जितने भी चिपसेट्स हैं वो हम खुद अपने बनाएं। ठीक है, ताकि बाहर से बन के आएंगे तो चांसेस है वो लोग कुछ ना कुछ अपनी जासूसी वाली चिप लगा के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सर करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ये द हीरो ऑफ टाइगर हिल स्टोरी ऑफ परमवीर किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, ये लिखी है सर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, क्या नाम है सर, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ऑलराइट सर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आज सर इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके के आगे क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में उठाते हैं। तो देखिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द लेक्चर। आज कल में देखो, आज कोशिश करूंगा अगस्त वाली जो पीडीएफ है कंप्लीट करके आपकी अपलोड कर देंगे। ठीक है, लिंक से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्लस सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।